डिस्कस कर देता हूँ. It wouldn't have taken so long, but I was trying something, and it is not working out presently. But let's hope next time we will try better. तो बेटा ये जो न्यूटन्स लॉज के आपके डाउट्स हैं, देखो मैंने फिर भी कहा था कल कि आप अच्छे क्वेश्चंस कुछ भेजो ताकि कुछ डिस्कशन हो पाए, पर जो भी मेरे पास भेजे हैं तो आई विल ट्राई टू डिस्कस देम वन बाय वन. लेट अस सी. So one of the questions which was given was this. So these questions are not, ये they are not in the order of difficulty, but फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो है ना. अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो क्या है कि लैंग्वेज पे नहीं जाना आपको. डोंट गो बाय द लैंग्वेज कि लैंग्वेज अपीयर स्टफ. आप देखो, अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर किसी भी ब्लॉक को अगर प्लेस करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ठीक है. व्हेन यू प्लेस अ ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, सपोज दिस इज अ स्मॉल पार्टिकल, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो इतनी आ जाती है अलोंग द प्लेन, है ना. और जो एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन है वो तो बैलेंस आउट कर जाते हैं, तो दे बैलेंस आउट, ओनली दिस रिमेन्स. तो अगर ये नेट फोर्स बच जाती है इस पार्टिकल पर, तो जो एक्सेलेरेशन आएगी वो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास आ जाएगी, मतलब जी साइन थीटा, क्योंकि नेट फोर्स आ जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम. अब यही प्रिंसिपल तो यहाँ पे लगना है, और क्या है. अब क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही फैक्ट है कि एवरी ब्लॉक विल कम डाउन विद द एक्सेलरेशन जी साइन थीटा. उसमें क्या है, ये भी जी साइन थीटा, ये भी जी साइन थीटा, ये भी जी साइन थीटा. सो इफ वी आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो अगर आप ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स लग रही है m1 जी साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है n, मतलब फोर्स n1 ले लो इसको, है ना. तो n1 इज द फोर्स, कुछ भी सिंबल यूज करना पड़ेगा आपको, चलो n1 ले लेते हैं. n1 इज द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक बाय द सेकंड ब्लॉक. तो अगर आप इसको लिखते हो m1 जी साइन थीटा, ठीक है, प्लस n1 इज इक्वल टू ma, नहीं, क्योंकि ये नेट फोर्स है डाउन द प्लेन और ये एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा ही आएगी, ठीक है. एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा ही आने वाली है, और क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है. तो n1 तो जीरो आ जाएगा. तो कोई भी दो ब्लॉक्स के बीच में, क्योंकि तो ऑब्वियस फैक्ट है, फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो ईच ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद द एक्सेलरेशन जी साइन थीटा. आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये एक कंबाइंड ब्लॉक बन जाएगा पूरा का पूरा, और इस कंबाइंड ब्लॉक का टोटल मास आ जाएगा m1 प्लस m2 सो ऑन टिल mn. ये आ जाएगा कंबाइंड ब्लॉक, एंड इस कंबाइंड ब्लॉक के ऊपर जो, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, तो ये आ जाएगी एम जी साइन थीटा, नहीं, इसके ऊपर नेट फोर्स, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा, ठीक है. तो ये एम जी साइन थीटा जो है ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी इसके ऊपर. अब इसकी वजह से ये एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है, इसकी वजह से ये एक्सेलेरेट करेगा. और एक्सेलेरेशन कितनी आएगी इस ब्लॉक की, जी साइन थीटा, तो इसमें इंडिविजुअल भी हर ब्लॉक की आ जाएगी जी साइन थीटा. और फिर और भी मैथमेटिकल प्रूफ्स बन जाएंगे, बट आई थिंक ये सफिशिएंट विजुअलाइजेशन है कि ये कंबाइंड ब्लॉक बन जाएगा जिसका टोटल मास सिग्मा एम आई, समझ रहे हैं ना, m1 प्लस m2, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. और ये एक कंपाउंड ब्लॉक आप इमेजिन कर लो, है ना, और कंपाउंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितनी बनेगी, जी साइन थीटा. तो m1 की भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, m2 की भी एक्सेलरेशन, ठीक है. तो ये तो इजी है. बाकी और भी कोई प्रूफ बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. तो लेट अस डू द नेक्स्ट व्हिच वाज सेंट टू मी. तो एक ये क्वेश्चन डाउट के लिए भेजा था, देखो, है ना. अब हाँ, ये वाला मैंने इसकी इक्वेशंस कोई लिखी नहीं है, बट ये हो जाता है, इसमें अननोन्स और नोन्स के अंदर जाना है आपको. तो इसमें दिया है कि ब्लॉक ऑफ मास लेंदी है, डेफिनेटली इट इज वेरी लेंदी. अब ब्लॉक ऑफ मास m, बाकी कुछ नहीं है. इसका आंसर मुझे पता नहीं गलत है या सही है, आप देख लेना, एच सी वर्मा में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. तो इक्वेशंस देखो, आंसर इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन और इज इट ओके, चेक आउट, मुझे मालूम नहीं है. तो यस ब्लॉक सर, ऑफ मास, आंसर रॉन्ग है. आंसर रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा इनमें से. सर डी पार्ट में जो न्यूमरेटर में स्मॉल एम है उसको हटा दो तो सही आ जाएगा. डी पार्ट में ये हट जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में सर, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में. ये वाला m हट जाएगा, है ना, राइट. दिख नहीं रहा सर, वो स्क्रीन है वो भी.
दिख नहीं रहा? जो ब्रैकेट के बाहर है के साथ। हाँ ठीक है, ये वाला एम हो गया, ये सर, ये सर। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये वाला एम आपका रिमूव हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। तो आंसर तो बेटा बन जाएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे, तो एक बार मैं बना देता हूँ, क्योंकि इसकी इक्वेशंस मैंने लिखी नहीं, लेंदी है थोड़ी सी और मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। आई होप आई विल गेट इट राइट देम इन द फर्स्ट टाइम ओनली। आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग, दैट इज द थिंग। तो ये आपके पास एक पार्टिकल है, इसको पार्टिकल मान सकते हैं, ज्यादा इशू नहीं है पार्टिकल मानने में। तो इसमें दिया हुआ है इट स्लाइड्स ऑन द प्रिज्म एंड इन टर्न्स द प्रिज्म स्लाइड्स बैक, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम ट्रायंगुलर वेज बोलते हैं, है ना। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल देते हैं, है ना, वेज। ये निकालनी है, वेज इज ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर है उसको वेज बोल देते हैं। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आपको दिया है कि ये ऐसे जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये आपके पास फ्रिक्शनलेस है सारे सरफेसेस, तो दिस शुड मेक इट इजी। तो अब इसमें एम के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, देखो, एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलेरेशन है ये इन्होंने दिखाई है इस तरफ, तो ये तो हमें मालूम है, ये फोर्स के डायग्राम में नहीं आएगी। एम जी ऐसे हो गया, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। और ये इसके ऊपर इस तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना, ये ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, बन जाएंगी, इसमें क्या लेंदी है बस, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन अगर इसमें बन जाएगी तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऐसे एन, ठीक है, ये एन हो गया। ये भी एन मैग्नीट्यूड है, ये वाली जो फोर्स है, दिस इज ऑल्सो एन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम। एनी अदर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, वो तो मालूम ही है, ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। और एक इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कहीं भी दिखाओ एन, ठीक है। यहाँ तो मैंने कभी नहीं दिखाया जिंदगी में, तो यहाँ दिखा दे क्या, यहीं दिखा देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। इसको हम एन डैश लेबल कर देते हैं। सो दीज आर दी फोर्सेज एक्टिंग। बट ट्रायंगुलर वेज का मोशन तो आपका it is happening only in the horizontal direction. So let us resolve and find out if the components can be made. तो अगर मैं इस ट्रायंगुलर वेज को एक बार फिर से बना देता हूँ, और आपको एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, आप एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है, वो बनेगा ही डेफिनेटली, ठीक है ना। तो एन के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एन का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ जाएगा, आपके पास इक्वेशंस बनानी है आपको, एन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये वाला एंगल आपको दिया थीटा, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, राइट। और ये ऐसे 90 डिग्रीज पर चल रही है, तो ये 90 आ जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा इसके साथ, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ठीक है। तो एन का एक कंपोनेंट आया, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा एज अ रिजल्ट, तो 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा, समझ में आपको। और ये आ जाएगा एन कॉस थीटा। एग्री करते हो इससे, ठीक है, तो एग्री कर रहे हो, ये ऐसे आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो एन कॉस थीटा ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे इसमें क्या है, इसमें एक एम जी ऐसे लग रही है और एक एन डैश ऐसे लग रही है। अब ये एन, ये तो अलग लिख देंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एन कॉस थीटा प्लस एन डैश, एन कॉस थीटा प्लस एम जी, एन कॉस थीटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस एम जी इज इक्वल टू एन डैश। तो ट्रायंगुलर वेज के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाती है एन साइन थीटा, ये ट्रायंगुलर वेज के लिए इज इक्वल टू एम इंटू ए जीरो, लेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ए जीरो, right? Acceleration of the block with respect to wedge is acceleration of the block with respect to earth minus acceleration of wedge with respect to earth, यही आएगा ना, acceleration of block with respect to wedge, acceleration of block with respect to earth minus acceleration of wedge with respect to earth। चलो acceleration of block with respect to earth देखते हैं क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, और इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन आएगी, इस ब्लॉक के ऊपर n का कंपोनेंट एक आएगा, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखते हो ये ऐसे, ठीक है, तो ये थीटा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन block means time backwards on the surface, the acceleration of the smaller block with respect to the prism would be. ये तो इसकी अर्थ फ्रेम में इक्वेशन लिखेंगे, एक ऐसे फोर्स आएगी एक ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसके फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ सुन नहीं रहा है आराम से बैठो, ठीक है। अभी मैं करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉलर पार्टिकल है और ये स्मॉलर पार्टिकल आपका यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये आपके पास आ जाएगा n, ऐसे आ जाएगा n, और mg इसके लिए तो हमको निकालनी है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, mg n cos थीटा। अच्छा चलो इसके फ्रेम से लिखते हैं इस पे इक्वेशन, है ना। तो इसके ऊपर देखो, पार्टिकल के ऊपर वेज के फ्रेम से कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये लग रही है स्मॉल m a0, ये समझ में आएगा आपको, और ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही है ऐसे, और इसके फ्रेम में और कुछ तो नहीं दिया हुआ, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखा बेटा आपको, इसको ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो आपका ये स्मॉलर ब्लॉक है, यानी कि ये जिसको मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वेज के फ्रेम से, मतलब इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पार्टिकल पर, इस पार्टिकल पर। तो मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, है ना। द ब्लैक वेक्टर्स इंडिकेट एक तो वेट स्मॉल एम जी, ठीक है, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक स्यूडो फोर्स, ये फोर्सेस लग रही हैं, समझ में आएगा आपको। सो दीज ब्लैक वेक्टर्स आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज। अब आपको देखो इसमें एक चीज माननी पड़ेगी, जो ये ऑब्जर्वर है उसके अनुसार ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, जो ब्लॉक रखा हुआ है ये स्मॉल m, ये ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, नहीं ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, अंडरस्टूड। the forces have to be balanced in this direction, so if I just draw this line in this way, okay, so then n has to be balanced by which forces have to be balanced, देखो mg, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ma0 का कंपोनेंट n की डायरेक्शन में आएगा n प्लस ma0 साइन थीटा, अंडरस्टूड, n प्लस ma0 साइन थीटा, और ये तो इस तरफ आया, दिस हैज टू बी बैलेंस्ड बाय, दिस हैज टू बी बैलेंस्ड बाय mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में mg का क्या कंपोनेंट आएगा, क्योंकि देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ठीक है, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये वाला एंगल आपका mg है, ये आपके पास थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा आ जाएगा, तो mg cos थीटा, समझ में आएगा आपको ये क्यों आया। देखो इसको हम आगे ले जाते हैं, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये और ये भी आपस में 90 डिग्रीज के ऊपर है। तो ये जिन बच्चों को नहीं मालूम उन्हीं की हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको अगर हमने ऐसे किया, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बना थीटा, अंडरस्टूड। तो mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा mg cos थीटा, तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस है। इक्वेशन ऑफ बैलेंस मतलब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ब्लॉक ऐसे ऐसे तो चल नहीं रहा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये रिजिड है, ये सरफेस रिजिड है, ठीक है। अब आपके पास अनबैलेंस्ड कौन सी फोर्सेस बचेंगी, इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ एक्सेलेरेट करेगा, है ना, लेकिन इस तरफ फोर्सेस कौन सी लग रही है, एन का तो कोई कंपोनेंट इस तरफ है नहीं, एन का कोई कंपोनेंट है इस तरफ, थीटा थीटा, देख लेना कोई गलत ना कंपोनेंट आ गया, ma0 का कंपोनेंट ये वाला एंगल थीटा ना, तो ma0 को फोर्स मानकर ये
स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन आ जाएगा। समझ में आपको क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल है, तो MA0 cos ऑफ थीटा, ठीक है। और mg का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू m एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन इक्वेशंस में देखो, पहले आपने इक्वेशंस बना ली, हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू आपको पता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अननोन्स और नोन्स को चेक करना होता है बस, कितने अननोन्स हैं कितने नोन्स हैं। तो इसमें देखो एक तो n अननोन है, थीटा के टर्म्स में तो आंसर आ सकता है, A0 भी अननोन है, n और A0, ठीक है, और इसमें भी A0 है, और ये कितने अननोन्स हैं, हाउ मेनी अननोन्स, 3 अननोन्स है ना। थीटा तो नोन है, कैपिटल M और स्मॉल m भी नोन है, तो 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, कि हमारे पास आंसर आना चाहिए, नहीं? तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गए। हमेशा इक्वेशंस की टर्म्स में सोचो कि आपके पास कितने अननोन्स हैं और कितनी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास अननोन्स हैं n, A0 और ये, ठीक है, ये अननोन्स है, और कोई अननोन तो है ही नहीं। आप कहोगे n, तो वो बार बार थोड़ी गिनना है, और 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब तीनों अननोन्स की वैल्यू, मतलब हम n की, A0 की और इसकी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, तो इसमें देखो, इसमें अगर हम A0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा, इफ यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A0। तो हम ऊपर वाली 2 इक्वेशंस को देखेंगे, उनमें कितने अननोन्स हैं, ऊपर वाली 2 इक्वेशंस में 2 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो सिर्फ 1 और 2 में से हमारे पास A0 की वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे, यहां से n की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, इस इक्वेशन से, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा ये तो। यहाँ से A0 की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, तो आपके पास n हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A0 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो A0 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, mg cos थीटा माइनस MA0 sin थीटा, और ये तो n की वैल्यू आ गई है ना, इसको हमने इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया, यहाँ से n की वैल्यू को इसमें रख दिया, ये n की वैल्यू यहाँ पे कैसे आई, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया। समझ में आ गया बेटा सबको, तो ये MA0 बन गया कि नहीं। अब इसमें से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, इसमें से A0 की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें रखनी है। तो लेंदी है, बस मुश्किल नहीं है, mg cos थीटा sin थीटा माइनस MA0 साइन स्क्वायर थीटा। मैं धीरे धीरे ही करूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ये आपके पास ऐसे बन गया बेटा। अब इसमें से mg साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू A0। अब ये A0 की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास आंसर बनना चाहिए। देखना इसमें भी mg साइन थीटा है, और जब हम ये A0 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसमें भी साइन वही आ जाएगा सेम। इसमें से तो m कैंसिल ही हो जाएगा ना, पहले m को तो हटा ही दो, हटा दें, या चलो जैसे भी कर लो आप, mg साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस, और mg साइन थीटा कॉमन चला गया, और एक m साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बनेगा, और m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बनेगा, नहीं बनेगा कि नहीं। ये वाला साइन थीटा पहले से देखना, ये वाली A0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, किसमें, इसी में, हाँ, mg साइन थीटा, और mg साइन, ये वाला साइन थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अब ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे MABW, समझ में आपने क्या किया, ये जो A0 की वैल्यू निकाली है ये हमने इसमें रख दी, mg साइन थीटा इसमें भी है, mg साइन थीटा इसमें भी है, तो mg साइन थीटा तो बाहर चला गया, यहाँ तो 1 बचा, और ये m तो यहाँ पे रहा क्योंकि ये mg साइन थीटा यहाँ था, ये cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा देगा। अब ये m तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा g साइन थीटा, और फिर आप LCM लेके सिंप्लीफाई करोगे तो m प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m बचेगा यहाँ, ABW। यही आंसर आप बोल रहे हो, दिया होगा ऊपर, है ना? तो डी पार्ट बन जाएगा आंसर। ठीक है, जिन्होंने डाउट पूछा उनको समझ में आया? देखो थोड़ा टाइम तो लगता है इन क्वेश्चन को करने में, पर आप एक बार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछने चाहिए वो नहीं पूछे, लेंदी वाले क्वेश्चन पूछे, बट चलो आपने वीडियो में देख लिए होंगे, आई होप। अपने आप करने से आएगा, मुझे भी अपने आप करने से आता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं ये पता नहीं कितने ही क्वेश्चन कर चुका हूँ आज तक, लेकिन whenever I teach this after 1 year, मतलब मैंने ये कितने दिनों बाद किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, 1 year के बाद, तो even then I have to practice it for 10 minutes, then I feel very confident and happy कि हाँ अब तो ये हम टैकल कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको कर रहा था तो मैं आराम आराम से कर रहा था, बिल्कुल आराम आराम से, फास्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस देखो इतने दिनों बाद भी चाहिए होती है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अन बिल्कुल ईजी है, अननेसेसरी लेंदी है बस, ठीक है ना? तो क्या करना है इसमें देखना, अगर जिन लोगों ने डाउट पूछा है वो लोग ध्यान से देखें इसको। तो बेसिकली इसको हम ऐसे बना देते हैं, तो लैंग्वेज में थोड़ी, डिटरमिन द मास, कैपिटल M होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इसका मास कितना करें ताकि ये स्मॉलर ब्लॉक मूव ना करे ऐसे, मतलब हम ये चाहते हैं, देखो एक्सेलेरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज शुड बी 0, यही चाहते हैं ना, प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग का मतलब क्या है? हाँ बेटा मुझे पता है वैभव, बट सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन रीडिंग प्रूफ्स आल्सो, सो वेरी क्विकली वी विल डू इट। ठीक है, आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। ठीक है, let us discuss it. Still people send me, if they are not sent me I would not discuss. We have to raise everyone, only then they will compete with you. Everyone has to learn this thing. तो ये देखो, ठीक है, तो बेटा ये जो आपका ना, इसको समझना है मेन, smaller block has to be prevented from slipping, that means acceleration of the block with respect to wedge को 0 करना है। तो acceleration of the block with respect to earth, ये ब्लॉक है, इसको ब्लॉक बोल रहे हैं, इस ट्रायंगल को वेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge with respect to earth, ये देखना है ना, acceleration of this block with respect to earth। ठीक है, अब ये तो 0 करना है, तो मतलब acceleration of block with respect to earth कितनी बच जाएगी? अगर इसको हमें 0 करना है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब जो यहाँ पे पर्सन खड़ा है उसके अनुसार इसकी एक्सेलेरेशन कितनी आएगी जो इस वेज की है। वेज की कोई एक्सेलेरेशन आएगी क्या? देखना वेज पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वेज के ऊपर एक तो टेंशन और M डैश जी और नॉर्मल फोर्स N डैश। थोड़ी बड़ी फिगर बना ले बेटा, न्यूटन लॉज में और रोटेशनल मैकेनिक्स में हमेशा इक्वेशंस और अननोन्स को देख के काम करो, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। कई लोग तीर तुक्के जोड़ के करते रहते हैं, बुक्स में ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें तीर तुक्के जोड़े होंगे, मतलब जो टेक काम करती है वो लगा दिया, पर वो जनरल नहीं होता। जनरल फुल प्रूफ मेथड वो होगा जिसमें आपको हमेशा आंसर मिलेगा। ये टेंशन है, धागा नहीं बनाया इसमें। ठीक है, अब आप देखो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन की प्रॉब्लम है, वेज भी ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगी और ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक अर्थ फ्रेम से ब्लॉक की एक्सेलेरेशन भी ऐसे आएगी, क्योंकि ब्लॉक नीचे तो आ ही नहीं रहा। देखो जब हम कह रहे हैं कि ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, इसका मतलब पता क्या है आपको? इसका मतलब समझो आप कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ कांस्टेंट है, मतलब ब्लॉक यहाँ नीचे नहीं आ रहा, ना ही ऊपर जा रहा है, ऊपर भी जा सकता है ठीक है ना, मे बी किसी प्रॉब्लम में। तो ब्लॉक ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे देखना, मैं ब्लैक में दिखाता हूँ फोर्सेस। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक mg लग रहा है और एक n लग रहा है, n और mg। n के कंपोनेंट्स बना लो आप, n के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर n दिखाऊं, ये अगर n है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है गिवन,
तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एन का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ जो एन का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, हाँ बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। I was trying something fancy today. It did not work out. I was trying to go live on YouTube and हाँ वो मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। करेंगे बेटा मैनेज, डोंट वरी। ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है अभी ऑनलाइन में। ये देख लो आप, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं एन का कंपोनेंट इस तरफ लेता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ। इसके ऊपर एन का कंपोनेंट इस तरफ लिया तो कितना आएगा, एन साइन थीटा। ये समझ में आ गया आपको कैसे आएगा एन साइन थीटा? क्योंकि ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये एन ऐसे था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, तो एन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये एन साइन थीटा कैसे आएगा सबको पता चल जाएगा। फिर से बताया जाए, एक बार देखो, ये एन है, ये थीटा दिया हुआ है, ये डॉटेड लाइन हमने बना दी, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और एन का कंपोनेंट अगर मैं इस तरफ लेता हूं, ये, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो एन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये एन का कंपोनेंट आएगा। तो आप कहोगे मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन अर्थ फ्रेम से हॉरिजॉन्टल है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन ले लेते हैं। आप देखो बेटा, जब ये यहाँ पे टिका हुआ है, ये यहीं पे रेस्ट पर है, कौन सी चीज इसको रेस्ट पे रख रही है ना। तो वेज किस तरफ जाएगा, वेज इस तरफ एक्सेलेरेट करेगा क्योंकि ब्लॉक इधर है, ठीक है ना। जब वेज पूरा इस तरफ जाएगा, ठीक है, और ये ब्लॉक भी उसके साथ साथ धकेला जा रहा है, पुश हो रहा है, और नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दोनों की एक्सलेशन सेम है, वेज की भी और इसकी भी, ठीक है। तो कोई फोर्स तो इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही है ना। हम ये पूछते हैं कि अर्थ फ्रेम से कौन सी फोर्स इस ब्लॉक पर एक्ट कर रही है, समझ रहे हो। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये मैंने किया क्यों, मैं वो बता रहा हूँ। Why I took the component of n in this direction? Because I am asking myself कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगुलर वेज, ये जो ट्राइंगल है ये इस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स राइट, है ना, और ये भी जा रहा है उसी तरफ, क्योंकि दोनों की एक्सलेशन सेम है। ये तो हमने प्रूव किया, दोनों की एक्सलेशन सेम है, ठीक है। तो कौन सी फोर्स इसको इस तरफ ले जा रही है, तो वो n का कंपोनेंट है, क्योंकि m, इसके ऊपर दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक mg और एक n। n का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा n sin थीटा, और n का दूसरा कंपोनेंट आएगा अपवर्ड्स, n cos थीटा, और ये mg। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फोर्सेस मैंने दिखाई हैं इसके ऊपर, ये जो फोर्सेस दिखाई हैं मैंने, ये अर्थ के फ्रेम से दिखाई हैं मैंने, वेज के फ्रेम से नहीं, इस ऑब्जर्वर के अनुसार नहीं दिखाई। इस ऑब्जर्वर के अनुसार दिखाते तो क्या होता, इस ऑब्जर्वर के अनुसार दिखाते तो यहाँ पे हमें एक स्यूडो फोर्स भी दिखानी पड़ जाती, ma0। अगर ट्रायंगुलर फ्रेम की एक्सेलरेशन इस तरफ a0 है, ये स्यूडो फोर्स भी दिखानी पड़ती इसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाते तो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग डायग्राम में क्या होता, ma0 और n sin थीटा बैलेंस करते। रीजन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना यहाँ जा रहा है, और cos थीटा और mg भी बैलेंस करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी हमने अर्थ फ्रेम में बना दिया, क्योंकि हमने पूछा कि अर्थ फ्रेम से ये उधर जा रहा है, तो ये फोर्स इसको ले जा रही है, ठीक है। अर्थ फ्रेम से ये वाली फोर्स ले जा रही है, तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं,
इसमें बेटा इक्वेशंस का बहुत बड़ा खेल है, तो ध्यान से देखो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। n sin थीटा, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं इस तरफ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, कौन से डायरेक्शन में मैंने अप्लाई की, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरे पास ये आया क्योंकि इसके ऊपर ए की हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है और इस काले वाले ब्लॉक की एक्सीलरेशन स्मॉल ए है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस है, एम जी इज इक्वल टू ये एन है, इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, तो इनको ए की तरफ ले ले, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब और कोई इससे इक्वेशन निकलेगी क्या, और कोई नहीं निकलेगी। वर्टिकल बैलेंस की इक्वेशन आ गई और हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन आ गई। ट्रायंगुलर वेज के लिए देखो आप, ट्रायंगुलर वेज के लिए क्या इक्वेशंस बनेंगी, ट्रायंगुलर वेज के लिए, तो अब ट्रायंगुलर वेज के ऊपर देखो एन साइन थीटा इस काले पार्टिकल पर किसने लगाया, वेज ने, ठीक है। एन साइन थीटा काले पार्टिकल पर किसने लगाया, एन साइन थीटा, है ना, और ये एन कॉस थीटा, ठीक है। एन साइन थीटा काले पार्टिकल पर वेज ने लगाया, तो वेज के ऊपर भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नहीं, वेज के ऊपर, ये वेज के ऊपर फोर्स है एन साइन थीटा इन ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेज के ऊपर एन साइन थीटा किसने लगाया, इस काले पार्टिकल ने। प्रणव आपको नहीं आ रही होगी आवाज, बाहर जाके एक बार दोबारा अंदर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो n sin theta is the force on the triangular wedge, ठीक है, by this black particle। आज तो बेटा मैं इसलिए फंस गया, मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा इंजॉयबल क्लास देते हैं जिसमें मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव होकर आपको पढ़ा दूंगा और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मे बी बोर हो गए होंगे घर में बैठे बैठे स्क्रीन देखते देखते, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं चलता है मार्केट में ना, तो घर में ज़्यादा अच्छा चलता है, वहाँ पे अच्छी से बेटर सर्विस है। चलो कोई बात नहीं, वी विल मैनेज टुडे, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ रिस्क। तो ये n sin थीटा बेटा जो आपके ट्रायंगुलर वेज के ऊपर फोर्स लग रही है, अब ये क्यों लिखी हमने देखो, क्योंकि वेज के लिए t माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए आ जाएगा, समझ में आपको। ट्रायंगुलर वेज की इस तरफ एक्सेलेरेशन हो रही है a, ठीक है, तो t माइनस एन साइन थीटा, और ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगी क्योंकि ये फोर्स किसने लगाई, ब्लॉक पर, ट्रायंगुलर वेज है तो ब्लॉक के ऊपर n cos थीटा फोर्स, ये जो ब्लैक पार्टिकल है ये उल्टी तरफ लगाएगा, लगेगी तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली तो क्या है, असल में ये n फोर्स लगाई वेज ने ब्लॉक पर, और ये n फोर्स लगाई वेज के ऊपर ब्लॉक ने। अब हमने इसका भी एक कंपोनेंट ले लिया और ऐसे, और इस ग्रीन वाली फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स ले लिए ऐसे और ऐसे, यही तुमने यहाँ किया, ये एन कॉस थीटा ये एन साइन थीटा, ये दोनों तो इस ब्लैक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक पर, और ये दोनों वेज पर एक्ट कर रहे हैं, सब एक चीज पे नहीं दिखा देने आपको, समझ में आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है। तो अब ये आपके पास t माइनस एन साइन थीटा आ गया कैपिटल M इंटू ए, टी माइनस, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस में है, वेज जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेज है वो बैलेंस में है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है m डैश जी प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन डैश। और कोई इक्वेशन बनती है क्या, एनी अदर इक्वेशन विच कैन बी फॉर्म,
एनी अदर इक्वेशन विच कैन बी फॉर्म्ड? हाँ, एक इसकी भी बन जाएगी इक्वेशन, नहीं इस पार्टिकल की, इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? इसकी बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। इसकी भी तो एक्सप्रेशन सेम ही आएगी ना, इसकी भी a आएगी, वेज की भी a आएगी, और इसकी भी सेम दी हुई है। कितनी इक्वेशन बन गई देखना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 इक्वेशंस बन गई। और अननोन्स कितने हैं? अननोन्स एक ही अननोन है, एक ये अननोन है, एक ये अननोन है, तीन हो गए। और ये भी अननोन है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, चार। और कोई अननोन? ये रहा, पांच। पांच अननोन्स आ गए। देखो, टी एन एन डैश एम ए, फाइव अननोन्स हो गए ना, फाइव अननोन्स। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? जो हम चाहते हैं वो इन इक्वेशंस में हो गया, मतलब स्मॉल पार्टिकल की भी एक्सीलरेशन हमने ए कर दी टुवर्ड्स राइट, सेम एज दैट ऑफ द ब्लॉक। वो तो इन इक्वेशंस में आ गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम रह गया बस। सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एम की। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस अननोन्स को कम करते जाना है। वी हैव टू जस्ट रिड्यूस अननोन्स, ये ध्यान में रखो। किसको कम करना है? अननोन्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक इस इक्वेशन में t है, एक इक्वेशन में t है, इन दोनों में a भी है। तो वन थिंग विच वी कैन डू, लेट अस फर्स्ट इन दोनों से हम चेक करें। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, n तो कैंसिल हो गया। ये आ गया बेटा, a इज इक्वल टू जी टैन थीटा, a इज इक्वल टू जी टैन थीटा आ गया। इनकी टर्म्स में तो आंसर आ सकता है, तो a को हटा देते हैं। a को हटा दे, पहले एक काम तो करो, a को तो हटा दो। a हट गया, एक वेरिएबल कम हो गया। इन तीनों को मैं दोबारा लिख रहा हूं, इन तीनों को दोबारा लिख दिया। एन डैश, इन तीनों को दोबारा लिख रहा हूं, बस मैंने a को हटा दिया। आई हैव रिमूव्ड a। आंसर कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ जी एंड tan थीटा। बस मुझे यही करना होता है कि अननोन्स कितने हैं और अननोन्स को कम कैसे कर सकते हैं। a की वैल्यू निकालनी नहीं, तो a को हटाओ, तो इन दोनों से a हट जाएगा। अब ये तीन इक्वेशंस, ये बन गई, ठीक है। और कुछ हटा सकते हैं, और कुछ हटा सकते हैं। तो एक चीज आप देखो, हम इस n को भी हटा दें, दो जगह n आ रहा है, ठीक है ना, दो जगह n आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा बताओ? इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू हम यहां से रख दें, क्योंकि इससे मत रखो n की वैल्यू, इसमें तो a आ जाएगा फिर से। इसमें देखो आप, n cos थीटा इज mg, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg अपॉन cos थीटा। ये वैल्यू इसमें रख दो, ये वैल्यू इसमें रख दो, तो t माइनस एम जी अपॉन कॉस थीटा। जब हम इसको n को mg अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा। तो अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन गई। इस n को भी हटा दें, n cos थीटा कितना है? n cos थीटा तो mg है, तो ये तो और भी बल्ले बल्ले हो गया, m डैश जी प्लस mg इज इक्वल टू n डैश, और mg माइनस t इज इक्वल टू mg tan थीटा। ये आ गया mg tan थीटा। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find the value of m। तो अगर मैं इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? mg माइनस mg, मतलब हम t को खत्म करेंगे। इसमें मैं फर्स्ट और लास्ट को क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि इसमें दो अननोन्स है, एक कैपिटल M एक t, कैपिटल M और t, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं आपस में, ठीक है, इसमें तो n डैश की जरूरत ही नहीं है, तो t तो खत्म हो गया। तो आपके पास आया कैपिटल mg माइनस mg tan थीटा, और दूसरी तरफ क्या आया? कैपिटल mg, यहाँ पे कैपिटल mg है, tan थीटा। 2 आ गया यहाँ पर, t माइनस सर n, जो ऊपर वाली इक्वेशन m डैश ही आएगा। ये m डैश है ना, यस सर, ये m डैश यस है, सर। ये m डैश है, ये m डैश है, ठीक है। तो ये m डैश है, तो ये भी m डैश है।
और अब ये m डैश g tan थीटा और प्लस एम जी tan थीटा हो गया। अब हमें यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, बस दैट्स ऑल। कैपिटल M की निकालनी है ना, तो कैपिटल M तो यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एम जी 1 माइनस tan थीटा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा m डैश प्लस एम जी tan थीटा दूसरी तरफ जाकर, ऐसे आ गया। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, जी तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई m डैश प्लस एम इंटू tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। यही आंसर होगा ना, हमें m की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ नोन्स, तो कितनी आसानी से निकल गई। सिर्फ किया क्या हमने, हमने ये सोचा है कि अननोन्स को कम करते जाएं। हमारे पास 5 इक्वेशंस थी, सबसे पहले हमने सोचा कि इस a को हटा सकते हैं इन दोनों से, तो हमने a को हटा दिया, इसमें तो भला ही हो रहा है हमारा, हमने a को हटा दिया, a एक अननोन कम हो गया। फिर हम सोचते हैं कि हम n को भी हटा सकते हैं, तो n को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो n हट गया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, घूर घूर के, मैंने भी घूर घूर के देखा, मुझे याद नहीं था। ठीक है, तो इनको जब हमने देखा तो हमने देखा इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से ही काम चल जाएगा, इससे और इससे, क्योंकि आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ m। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो t भी खत्म हो रहा है, हम अननोन्स को ही तो कम करते गए हैं, आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट मैच करेगा, कोई भी नहीं। सर दोनों ऊपर और नीचे tan थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा तो आ जाएगा। ऊपर किसी में tan थीटा नहीं है, ठीक है, तो हम ऊपर वाले tan थीटा को हटा देंगे तो कोई ना कोई पार्ट बन जाएगा। ऊपर tan थीटा नहीं है तो m डैश प्लस एम डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा। तो कई बच्चों को इसमें भी परेशानी होती है, कोई घबराने की बात नहीं है, न्यूमरेटर में भी tan थीटा से किया, डिनोमिनेटर में भी tan थीटा से किया, तो ये tan थीटा तो कैंसिल हो गया, ये आया 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा, tan थीटा अपॉन tan थीटा 1, तो आपके पास आंसर आ गया ये तो सरल है, आसान, यही आंसर था ना। एक ऑप्शन थी ये cot थीटा प्लस 1 थी या माइनस 1 थी, cot थीटा माइनस 1, ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। I got troubled in the class because I was trying to do something very fancy, which was going live on YouTube and connecting with you all. चलो, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एक बलून है, बलून को मैं, ये देखना, ये आपके पास एक बलून है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही है। आपको नॉर्मली मालूम है कि बॉयंसी की फोर्स बी होती है, बी मतलब अपवर्ड्स होती है ना। और ये कहा है कि बलून के ऊपर द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये कह रहा है एयर फ्रिक्शन भी है, उसको मैं स्मॉल एफ दिखा देता हूँ, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। देखो ये कह रहा है कि जो फ्रिक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बलून, देखना, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विच इज फ्रिक्शन is opposite to direction of velocity and balloon carries a mass m। तो बलून का अंदर ये कह रहे हैं कि ये m मास है इसमें, mg, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इट इज फाउंड टू फॉल नियर द सरफेस, तो ये कह रहे हैं कि नीचे की तरफ v स्पीड से चल रहा है, तो अगर ये नीचे चल रहा है तो फ्रिक्शन को हम अपवर्ड दिखा देंगे। बॉइंट फोर्स तो उसी तरफ है, mg तो उसी तरफ है, लेकिन जब बलून नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द बलून डाउनवर्ड्स है, यही है ना। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून। अब ये कह रहे हैं कि उसी बलून में से, ठीक है, हमें कितना मास रिमूव कर देना है। तो मान लो हमें स्मॉल एम मास रिमूव कर देना है बलून में से, उसके बाद हम चाहते क्या है कि ये ऊपर की तरफ चलने लग जाए विद अ स्पीड बी। देखो स्पीड बी का कोई इतना महत्व नहीं है, बस ये है कि फोर्सेस बैलेंस्ड है। इससे क्या इक्वेशन बनेगी, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो F प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, और अब फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करने लग जाएगी। बॉइंट फोर्स कितनी लगेगी ये इशू है, तो इसमें इनको बोल देना चाहिए था, यहाँ पे एक लाइन लिख देनी चाहिए थी एच सी वर्मा की किताब से, बी रिमेन सेम फॉर बोथ केसेस, क्योंकि ये सबको नहीं पता होगा, बी रिमेन सेम इन बोथ केसेस। वो तो सब पता लगा लेंगे कि बॉइंट फोर्स अपवर्ड्स होगी, लेकिन बॉइंट फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस वॉल्यूम ऑफ द बलून।
तो जो बॉइंट फोर्स होती है वो बलून की वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इन्होंने दिया नहीं है कुछ भी डिटेल, तो बी रिमेन सेम दे देते तो अब तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या इक्वेशन आएगी, इसमें भी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एफ प्लस एम माइनस एम इंटू जी, दैट हैज टू बी पी। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब इनमें से आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है इन दोनों से। स्मॉल एम की वैल्यू निकालने के लिए एफ को हटाना है, तो यहाँ से एफ कितना आया, एम जी माइनस कैपिटल बी। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इस एफ को हम यहाँ रख देंगे, तो एम जी माइनस कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, सॉरी प्लस, है ना, इज इक्वल टू बी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आंसर बन जाएगा आपका। हमको स्मॉल एम जी निकालना है ना, तो स्मॉल एम जी को दूसरी तरफ ले जाओ, बी को दूसरी तरफ ले आओ, तो माइनस टू एम और माइनस टू एम जी, और हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो टू कॉमन आ जाएगा, कैपिटल एम माइनस बी अपॉन जी इज इक्वल टू स्मॉल एम। ये ऑप्शन में दिया होगा, इसमें नहीं दिया, ये दिया होगा फर्स्ट पार्ट। ये तो आसान है। हाँ, ये आप डेफिनेटली सही कह रहे हो। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है कि जो बी फोर्स है वो दोनों केसेस में सेम है, इसकी कोई गारंटी इन क्वेश्चन में मुझे लगता है मुझे गाना सुनाना चाहिए इसको, तभी इसका नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट नहीं होगा। मैं बोलता नहीं हूँ जब नेटवर्क लूज होता है। तो बी की वैल्यू सेम रहती है, ये दिया होना चाहिए इसमें, ओके, कोई बात नहीं। जल्दी से, ये वाला तो हो गया है ना। जो मुझे डाउट्स भेजे हैं वो तो मैं सारे डिस्कस कर ही लूंगा बच्चों। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, देखो, क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स एक साथ ड्रैग होंगे, they will be dragged together, so it will इस ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक रखा है जिसका मास इतना है, नहीं, ये पुली है आपकी। तो ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम के अनुसार, तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो देखो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक कंपाउंड ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है, एन इंटू एम। अब इक्वेशन लिख दो, एम जी माइनस टी, इसकी इक्वेशन, क्योंकि देखो ये सारे स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल, तो अगर इसकी एक्सलेशन इस तरफ ए आ रही है तो फर्स्ट ब्लॉक की भी एक्सलेशन ए आएगी, इसकी भी ए आएगी, they all have to move with the same acceleration. When all these things are moving with the same acceleration, when all the things are moving with the same acceleration, they are moving as a one block. तो ये कंपाउंड ब्लॉक हो गया आपका, कंपाउंड ब्लॉक हो गया। अब कंपाउंड ब्लॉक के साथ, अब ये तो आपके पास आ गया कैपिटल एम जी, ठीक है ना, कैपिटल एम जी, और ये कितना हो गया, I have got a very poor connectivity here. It is disconnecting again and again. चलिए कोई बात नहीं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और इसके ऊपर तो ए की फोर्स लग रही है टी, ठीक है ना।
तो t इज इक्वल टू एन एम इंटू ए। अब ये आप इस t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन में हम a की वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं a की वैल्यू? क्योंकि आपको टेंशन निकालनी है, t निकालना है ना, लेकिन कौन सी जगह पे? यहाँ पे जो t की वैल्यू है, यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है। तो आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास आएगा mg इज इक्वल टू, अब देखो ना, ये t की वैल्यू यहाँ रखोगे, t को दूसरी तरफ ले जाओगे तो m प्लस एन इंटू एम इंटू ए, ये आ जाएगा। तो हमारे पास a आया इससे, तो है ना, t तो नहीं आया। लेकिन आप देखो t निकालने के लिए आपको पहले a तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये a की वैल्यू आई, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर देखो a की फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल T1। तो T1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। तो अगर हमारे को इसकी a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तो हम इसको लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, m इंटू कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल एन एम। ठीक है, ये फोर्स आ जाएगी स्मॉल एन एम। क्लियर है? ठीक है बेटा, बताओ, आ जाएगा समझ में? तो इसके ऊपर तो सिर्फ यही, ये आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन और रहता है, वो भी मैं कर देता हूँ। आई थिंक ये वाला मैंने कर दिया अभी। एक क्वेश्चन और था, अगर और कोई है तो आप मुझे बता दो कौन सा है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखो, आई एम ऑफ द फर्म व्यू दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। सो मैनी ईयर्स अगो मैंने इस क्वेश्चन के कई सोल्यूशंस बच्चों को निकाल कर दिखाए। ठीक है, और बच्चे से पूछा बताओ किस में गलती है, तो किसी ने कहा कोई गलती किसी में निकाल नहीं पाता। तो मतलब ये इतनी अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस मैं करना ही नहीं चाहता। मोस्टली तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये नहीं करेंगे डिस्कशन। ठीक है, मोस्टली तो हम ये कह देते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। आंसर निकालना है जबरदस्ती तो निकल जाएगा, वो कोई नहीं, लेकिन मैनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कैन बी गिवन। इन्होंने कहा है कि ये जो जितना, ये जो जगह है, दिस लेंथ इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, जीरो मान के चलो। तो अगर ये एल है और ये एल है, तो ये टोटल 2L होगी, लेकिन इसकी तो लेंथ एल है ना, तो इसको हम L/2 कर देते हैं। ये L/2, ये L/2। अब ये एंड ए है, ये एंड बी है। इन्होंने कहा है कि हमने एंड बी को छोड़ दिया। तो अगर हमने एंड बी को छोड़ दिया, एंड बी को छोड़ा, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट व्हेन यू लीव द एंड बी? यहाँ एक लाइन बना ले हॉरिजॉन्टल, ऐसे। ठीक है, तो एंड बी को छोड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये तो L/2 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक तो। ठीक है, और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो बी एंड है वो यहाँ पे आ गया, बी एंड है वो यहाँ पे आ गया। तो बी एंड अगर यहाँ पे आया तो ये डिस्टेंस कितना है इनके अनुसार? ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है, और ये कितना आ जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा बेटा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ये जो लेंथ है ये कहाँ गई? ये वाली लेंथ नहीं, जिस लेंथ का, जिस लेंथ का यहाँ पर नुकसान हुआ उसका यहाँ फायदा हुआ कि नहीं? ये वही वाली लेंथ तो है जो यहाँ से निकली, है ना? तो ये कितनी आ जाएगी? x/2, और ये कितनी आ जाएगी? x/2। यहां तक तो ज्यादा समस्या नहीं है। इसके बाद आंसर निकालने के लिए जो अजम्पशंस करनी पड़ेंगी उनमें बहुत समस्या है कि क्या आंसर इसमें बनेगा। समझ रहे हो? तो ये तो अभी इतना इजी, हम ये भी मान सकते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी √2gx है, नहीं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as से। लेकिन क्या आप बी के मोशन को फ्री फॉल मान सकते हैं? कई सारे लोग कहेंगे हाँ जी। मुझे नहीं लगता, है ना, कि एग्जैक्टली बी का मोशन फ्री फॉल माना जा सकता है। और फिर ये चेन, हम ये मान रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जब ये बी यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो इस चेन का कुछ पार्ट, इस चेन का कुछ पार्ट यहाँ से दूसरी तरफ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और वो एकदम से रेस्ट पे आ रहा है छोटे से टाइम इंटरवल में, dt में।
यहाँ का जो पार्ट इधर ट्रांसफर हुआ वो एकदम से रेस्ट पर आ गया। समझ में आ रहा है? ये अजम्पशन की जा रही है कि यहाँ की कुछ लेंथ इस तरफ ट्रांसफर होकर एंड उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसकी वी एफ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो वेलोसिटी है। अब जैसे अगर आप मान लो, पहली बार इसको फ्री फॉल मान सकते हैं कि नहीं, उस पर विवाद लगता है मुझे थोड़ा सा, पर चलो मान लिया बी की वेलोसिटी हम इतनी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट की? अब क्योंकि वो भी बी के साथ ही है ये वाला पार्ट, फॉलिंग फॉलिंग, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद बी और नीचे आ जाएगा और ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ब्लैक वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये जो लेंथ यहां से कम हुई dx, इस dx लेंथ का कुछ पार्ट तो इस तरफ रह जाएगा और कुछ पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। dx/2 दूसरी तरफ चला गया और dx/2 इस तरफ रहा। समझ में आपको? ये एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, तो b ने जब dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो dx/2 इधर हुआ और dx/2 उधर ट्रांसफर हुआ। अब जो ये वाला जो dx है, इसकी वेलोसिटी तो हम सोचते हैं इतनी होगी, क्योंकि अगर आप इसको x प्लस डी एक्स भी ले लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2gx ही होगा ना, dx तो बहुत कम है, 0.0001। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो मतलब इतने से पार्ट की वेलोसिटी तो आपने मान लिया जीरो हो रही है, और ये जो वेलोसिटी है ये नीचे फॉलिंग डाउन है या नहीं है? अगर ये फॉलिंग डाउन है तो इसकी वेलोसिटी p के जितनी है, इस पॉइंट जितनी। ठीक है, तो काफी इसमें assumptions कर करके सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे इतनी अच्छी प्रॉब्लम नहीं लगती। फिर मैंने इन पर रिसर्च की कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बहुत अच्छे मेथड्स यूज हुए हैं, कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स, एंड द रीजनिंग विच इज गिवन हेयर इन इंडियन बुक्स इज नॉट 100% आई थिंक सफिशिएंट। आंसर निकालने में कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इस स्थिति में देखो, ये कितनी लेंथ है? x/2 प्लस dx/2, तो ए पॉइंट पे फोर्स कितनी होगी? तो ए पॉइंट क्या कर रहा है? वो तो एक तो इसके वजन को सपोर्ट कर रहा है, इसका वजन कितना आ जाएगा? तो देखना बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, L/2 का मास कितना आएगा? अगर L लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास है m/l, तो L/2 लेंथ का मास कितना आ जाएगा? हाफ का। L/2 लेंथ का मास आ जाएगा इतना, है ना? ये तो इजी है, और इसका वेट इतना आ जाएगा। तो ए पॉइंट पर एक तो इसका वेट सपोर्ट हो रहा है और एक इसका वेट सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी रेस्ट पर है। नहीं, ए पॉइंट पर इसका भी तो वेट सपोर्ट हो रहा है, तो वो कितना आएगा? m/l इंटू x/2 इंटू जी, ये इसका वेट है, इसका वेट, दो फोर्सेस जो ए पे लग रही हैं। तो ए पर टेंशन निकालने के लिए आपको ए के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, है ना? तो इन दोनों का वेट सपोर्ट हो रहा है एक तो, वो वेट कितना है? m/l और ये x/2 इंटू जी। एक और फोर्स आएगी, है ना? टेंशन एट ए निकालने के लिए यहाँ पे एक और फोर्स आएगी। कैसे आएगी? तो आप कहोगे इसका भी वेट आएगा dx/2 का। dx/2 का वेट लिख लो, यहीं पे ऐड कर लो dx, लेकिन x प्लस dx इज वेरी नियरली इक्वल टू x। तो ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे x प्लस dx आता है तो बहुत बार हम dx को जीरो बना देते हैं, वो देखो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तो इसमें बन जाएगा जीरो। तो अब लेकिन और कोई फोर्स लग रही होगी ए पॉइंट पे। देखो हो क्या रहा है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट इसको भी झटके से रोक रहा है। समझ में आया? झटका मार के रोक रहा है। झटका मार के रोकने का मतलब पता है क्या है? जैसे आप ये देखो, आप ये एक धागा है, इस धागे को मैं ऐसे मोड़ दूं और इसके साथ मैं एक बॉल को यहाँ पे लगा दूं। अब मान लो मैंने इस बॉल को यहाँ पे अपने हाथ में पकड़ा है, जैसे ही मैंने अपने हाथ को हटाया तो क्या होगा? क्या होगा देखो, स्लो मोशन में इमेजिन करो, जैसे सचित ने वीडियो बना के भेजा था। तो पहले ये ऐसे आएगा, मास विल फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, स्लो मोशन में यहाँ पे इमेजिन करो, और जैसी मास यहाँ पे आएगा तो मास में कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं जितनी भी होगी। अब लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर धागा टूटता नहीं है तो थोड़ी देर के बाद मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? थोड़ी देर के बाद मास की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ने ऊपर की तरफ झटका मार के इसको रोक दिया, इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया। हम कहते हैं कि स्ट्रिंग ने इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाई। इसके अंदर यहाँ पे मोमेंटम था mv पार्टिकल में, और यहाँ पे इसका मोमेंटम हो गया mv इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो पहले इस पार्टिकल में इतना मोमेंटम था mv,
और स्ट्रिंग ने क्या किया, उसको इतना मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, तो टोटल मोमेंटम हो गया इन दोनों का सम 0। ये इंपल्स है, द मोमेंटम गिवन बाय द स्ट्रिंग, ठीक है, टू द ब्लॉक इज mv इन द अपवर्ड डायरेक्शन, mv इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे ही इसको रोकने में भी स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है। तो इसका मास कितना है, देखना देखना बेटा। तो हम ये मानते हैं कि इसका मोमेंटम यहां से यहां ट्रांसफर होने में अचानक से 0 हो रहा है, dx by 2 का मोमेंटम। तो dx by 2 का मास कितना है, dx by 2 का मास इतना है। और यहाँ पे इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये इस साइड था, राइट साइड पे था, तो इसकी वेलोसिटी थी √2gx, ठीक है, ये वेलोसिटी थी। तो ये इसमें मोमेंटम था इस साइड पर, dp, small momentum on this side, but this dp suddenly becomes 0 in transferring in this side। तो इधर से इधर ट्रांसफर ये कितनी देर में हुआ, dt टाइम में, क्योंकि हम ये मानते हैं बेटा देखो कि b ने dx डिस्टेंस dt टाइम में फॉल किया, तो dt टाइम में ही b यहां से यहां आया, और dt टाइम में ये dx by 2 दूसरी तरफ गई, तो dt टाइम में ये मोमेंटम 0 बन गया। तो ये भी फोर्स है कि नहीं। So this force has been applied on this dx by 2 mass element by the string on this side। तो वो A पॉइंट पे टेंशन को बढ़ाएगी। तो ये तीसरा कंट्रीब्यूशन है फोर्स का, dp by dt। अब ये कितना है, इसको निकाल के देखो, m by l dx by 2 dx by dt है ना, ये dx by dt और ये 2। अब dx by dt तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट की, dx by dt तो √2gx ही है, आप लोगों के थोड़ी सी ज्यादा होगी, और ये √2gx दोबारा से, तो ये कितना आ जाएगा, √2gx gx2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mgx/l। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, mgx/l, और ये mgx/2l है। तो ये 1 है और ये 1/2 है, दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है, और निकाल लो आंसर क्या आएगा। तो mgl तो बाहर चला गया, और mgl बाहर चला गया, तो आपके पास आया 1/2, और यहाँ से mg/l को बाहर कर दो, है ना, mg को ही बाहर कर दो, देख लेना उसमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, mg/2 बाहर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं mg/2 को बाहर ले लूँ, तो अंदर यहाँ पे देखना, ये तो l कैंसिल हो गया, mg/2 बाहर गया, यहाँ तो बचा 1, यहाँ पे mg/2 बाहर गया, तो यहाँ कितना बचा, x/l, और ये x/l, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3x/l बचेगा, शायद ये बच जाएगा 3x/l, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर और बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको